नमस्कार। ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। चलिए जानते हैं आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। आपके द्वारा किया गया हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है, सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिता कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका उस वक्त दूसरा स्थान था। फिर उन्होंने आईएएस की तैयारी करने के लिए 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने 1920 में आईएएस का परीक्षा पास किया, किंतु वह आईएएस बनकर अंग्रेजों की सेवा करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1921 में अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निर्णय लिया और उन्होंने 20 जुलाई 1921 को गांधी जी से अपनी प्रथम मुलाकात की। बहुत जल्द ही ये देश के एक युवा नेता बनकर सामने आए। भगत सिंह को फांसी मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गए। सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार जेल की सजा हुई, यानी कारावास की सजा हुई। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1930 में सुभाष चंद्र बोस को कारावास में ही थे तभी चुनाव हुआ और उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया, इसलिए सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने के राजी हो गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में ही रहे। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। 1934 में जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु की खबर मिली तो वे पुनः कलकत्ता पहुंचे। यहाँ पर आते ही अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और कुछ दिनों के बाद वापस उन्हें यूरोप भेज दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहयोग मांगी और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। उन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया था, जो उस वक्त अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करने लगे। कहा जाता है जब वे जापान और जर्मनी से सहायता लेने के लिए पहुंचे तब उस समय ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता भी प्रदान कर दी। जापान ने अपना उस वक्त का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी इस अस्थायी सरकार को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस
उन द्वीपों में गए और उनका नया नामांकन भी किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों को पर दोबारा आक्रमण भी किया। कुछ भारतीय प्रदेश को अंग्रेज़ों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध कहा जाए तो 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था। यहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध भी हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभ कामनाएं मांगी थी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई थी। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। जब वो सन 1934 में ऑस्ट्रिया गए हुए थे अपने इलाज के लिए, तब उनकी मुलाकात एमिली शेकल नाम की ऑस्ट्रियन महिला से हुई, जिनसे उन्होंने 1942 में बाड गस्टियन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति के साथ विवाह रचा लिया। आगे चल के वियना में एमिली ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। दस्तावेजों की माने तो अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, तब अनीता मात्र 3.25 साल की। जर्मनी यात्रा के दौरान यानी 29 मई 1942 के दिन सुभाष चंद्र की मुलाकात एडोल्फ हिटलर से भी हुई थी। फिर वो 8 मार्च 1943 को जर्मनी पनडुब्बी में बैठ के पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। फिर आगे चलकर वह जापानी पनडुब्बी में सवार हुए। जापान पहुंचने के बाद जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। यहाँ उन्होंने जापान की संसद के सामने भाषण भी दिया। आगे चल के यहीं पे आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना में अंग्रेजी की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्ध बंदियों को भी भर्ती किया। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए भी एक बटालियन थी, जिसका नाम रखा गया झांसी की रानी रेजिमेंट। तो यह थी कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।